इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बदलते वक्त ने जहां जिंदगी आसान कर दी है वहीं हमारे लिए थोड़ी मुश्किल भी पैदा कर दी है। आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बदलते वक्त की देन है और जिनका इलाज दवाइयों से मुमकिन नहीं। ऐसी बीमारियों और ऐसे लोगों के लिए जादू की तरह है फिजियोथेरेपी। तो आज बात होगी फिजियोथेरेपी की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोहराब अहमद खान। आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बताइए आप जो है कि क्या सवाल आपके हैं? जी ज़रूर, सवाल शुरू करते हैं लेकिन नाजरीन को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। जरूर नाजरीन, हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066933847, 012066933869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हो और सेहत से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर सोहराब, जैसे आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी की, तो अगर मैं बात करूं वर्किंग वुमेन्स की, तो वो कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, फिट रहती हैं, लेकिन हाउसवाइफ जहां तक उनकी बात है वो अपनी सेहत का अपना उतना ख्याल नहीं रखती हैं। तो अगर उनकी सेहत की बात करूं तो आज रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें सेहत से जुड़ी कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आजकल हम सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हमारी जो खवातीन जो घरों के अंदर रहती हैं, सबसे बड़ी मुश्किल साथ उनकी है कि वो एक तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो दिमाग और बदन दोनों से काम कर रही होती हैं जी। और हमारी बदन में जो खून है वो एक फिक्स अमाउंट है, 5 लीटर है ना। अब अगर आप दिमाग से इस्तेमाल कर लें या बॉडी से इस्तेमाल कर लें, व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, आप बहुत सोच भी रही हैं और काम भी कर रही हैं, तो उस वक्त क्या आपको जो गिजा मिलती है बदन को उतनी अच्छी मिल नहीं पाती। अच्छा। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि एक बड़ी अच्छी चीज है विटामिन डी, जो कुदरत से हमें मिलती है, कुदरत से। और वो विटामिन डी जो है वो हम जब सूरज की रोशनी में जाके अपने बदन को कम से कम 40% हिस्सा खोल के बैठते हैं तो हमारी इस खाल के अंदर हमारी बनती है वो, है ना। अच्छा। लेकिन हमारी खवातीन आजकल, खासकर हमारी मुस्लिम खवातीन और हैं, तो दे आर वेयरिंग मोर एंड मोर क्लॉथ, सेम इंडियन खवातीन भी हैं कि ज्यादा कपड़े पहनते हैं हम लोग, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बदन में जो जरूरियात है विटामिन डी की बन नहीं पाती। अच्छा। तो विटामिन डी की कमी से बहुत सारी हड्डियों की बीमारियां और गोश्त की मसल बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। उसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी से होती हैं, और विटामिन डी आमतौर पर दुनिया किसी ग़िज़ा में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से हमारे बदन में बनता है। तो उसलिए जो हम अपनी ख्वातीन से बताएंगे कि कभी कभी जो है सुबह उठ के कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन सुबह धूप में कम से कम आधा घंटा अपने बदन को, हाथ पूरा आधा पैर खोल के जितनी देर बैठे वो उनके लिए मुफीद होगा जी। और सेकंड चीज क्या है कि क्योंकि वो एक ही, हमारी जो खवातीन है वो एक ही तरह काम रोज करती हैं जी। और हमारे बदन में जो मसल है वो जिस्म में आगे भी है पीछे भी है। मान लीजिए कि अगर मैं अपना हाथ मोड़ता हूं तो सिर्फ मेरी आगे मसल काम कर रही है, पीछे मसल काम नहीं कर रही है। हाँ। तो मैं रोज अगर किचन में काम कर रहा हूं अपना हाथ मोड़ के, तो क्या हो रहा है कि एक मसल ओवर यूज होकर खराब हो रही है। अच्छा। और अगली मसल अंडर यूज हो रही है, तो इट कैन क्रिएट इम्बैलेंस, है ना। अच्छा। हमारी बॉडी एक सीधी स्ट्रक्चर है जिसको आगे से हड्डियों को पीछे से गोश्त ने पकड़ रखा है। अगर इनमें आपस में इम्बैलेंस होगा तो दिक्कत ये होगी कि एक मजबूत हो जाएगा, एक कमजोर हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो अलाइनमेंट ज्वाइंट का है वो अल्टर हो जाएगा। तो अलाइनमेंट खराब होने से क्या होता है कि जोड़ घिसने लगते हैं। बाद में जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें गठिया शुरू हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां, जैसे मान लीजिए कि आपको टेनिस एल्बो बहुत कॉमन बीमारी आजकल है, औरतों में बहुत कॉमन है, किचन में काम करती हैं, काटने का काम, बर्तन उठाने का काम, तो टेनिस एल्बो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इतनी डिसेबलिंग बीमारी है कि हमारी खवातीन इस हालत में आ जाती है कि बेचारी दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट एनीथिंग एट ऑल। सेकंड बड़ी बीमारी है। डॉक्टर सोहराब और भी बातें करेंगे फिजियोथेरेपी से जुड़ी हुई। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, मकबूल। हेलो हेलो जी जी हेलो जी, मकबूल साहब बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, 6 महीने पहले मेरी डिस्क प्रॉब्लम हुई थी। हेलो, आपका सवाल आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो मकबूल साहब, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। आज से 6 महीने पहले मुझे डिस्क प्रॉब्लम हुई थी, L5S1। अच्छा, डिस्क जी हाँ, वो तो ठीक हुई, लेकिन मेरे पैर जो 2 हैं कमजोर हो गए, सो गए जी कमजोर हो गए जी हाँ, सुन हुए हैं जी। मैं पैरों पर ज्यादा चल नहीं सकता हूँ। अच्छा। मैं थक जाता हूँ जब अच्छा। थक जाता हूँ। 5-7 फुट चलने के बाद जी मैं थक जाता हूँ जी। अच्छा हाँ, तो मकबूल साहब ये इसमें होता क्या है, डिस्क जो है,
डिस्क एक गद्दी है, हमारी दो हड्डियों के बीच में अल्लाह ताला ने एक कुशन दे रखा है जो हमारी बॉडी के वजन को अब्जॉर्ब करती है। लेकिन हम लोग काफी अक्सर क्या होता है, झुक के आगे बैठते हैं, और झुक के बैठने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो डिस्क है वो पीछे निकल के, डिस्क क्या है, उसके अंदर एक जेल भरा होता है, वो जेल लीक होके और जाके आपकी नसों को दबाता है। अब क्या है कि आपकी नसें दबेंगी तो शुरुआत में क्या होता है, दर्द कमर में होता है, और अगर हम उसको इग्नोर कर दें, अगर उसका इलाज टाइम से ना करें, और इसका सिर्फ दो इलाज है, अगर आपने कराई फिजियोथेरेपी कराई शुरू में और अच्छी से फिजियोथेरेपी कराएं, अगर फिजियोथेरेपी आपने नहीं कराई और प्रॉब्लम बढ़ गई तो अक्सर क्या होता है, दोनों पैर कमजोर हो जाते हैं और इंसान कभी कभी चल नहीं पाता, बिस्तर पे आ जाता है। तो इसका इलाज यह है कि एक बार आप अच्छी थेरेपिस्ट को दिखा के एक बार अपने आप को चेक करा लें, और वो आपकी जो मसल्स कमजोर हो गई हैं, अगर एक्सरसाइज करेंगे आप इंशाल्लाह तो आपको काफी ताकत आ जाएगी और आप चले लेंगे। बहुत सारे मरीज आते हैं यहाँ पे दिल्ली में आते हैं, हमारे पास आते हैं, जो बिल्कुल बिस्तर पे होते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज से थोड़ा वक्त लगेगा आपको, महीना 2 महीना, लेकिन आप इंशाल्लाह बिल्कुल चल जाएंगे, है ना। यानी कि एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से बिल्कुल, क्योंकि ठीक हो सकते हैं। हाँ। एक कॉलर मुंबई से हमारे साथ और जुड़े हैं, शहीद अहमद। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर सोहराब, अगर जिम की बात करूं तो जिम आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, हर कोई, बहुत से लोग जाते भी हैं, लेकिन कोशिश हर किसी की रहती है कि मैं जिम जाऊं और जिमिंग करूं। तो ये जिमिंग कितनी सही है, कब करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए? जी जी, देखिए जिमिंग का क्या है मसला कि जिमिंग इज अ गुड स्पेस प्लेस फॉर टू मेंटेन हेल्थ ना, लेकिन आजकल जिम एक दिखावा बन गया है। लोग जिम को एक फैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर हमारे जो लड़के या लड़कियां हैं, खासकर हम बात करेंगे लड़कों की, तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं हमारी आगे का जिस्म, एब्डोमिनल्स बन जाए, चेस्ट मसल बन जाए, आर्म मसल बन जाए ना। तो हमने फिर वही कहा ना, जो मसला आता है कि आपकी जो दुनिया में इंसान सीधा खड़ा हुआ है, बाकी सब झुके हुए हैं, और सीधे खड़े होने की वजह है कि हमारा जो अगला मसल है, पिछली मसल, दोनों में एक डिस्टेंस, लेंथ और उसका स्ट्रेंथ मेंटेन है। अगर हम जिम करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो ज्यादातर चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो फोकस करते हैं आगे पे कि उनका आगे बहुत अच्छा दिखे, पीछे इतना फोकस हो नहीं पाता। तो उससे क्या होता है कि इम्बैलेंस आ जाता है। और हमारे पास बच्चे, बहुत सारे बच्चे आजकल जिम के ऐसे आते हैं जो बिल्कुल जो है वो बैक पेन और स्ट्रेन लेके आते हैं, जो बड़ा खतरनाक है। दूसरी चीज क्या है कि जिम हम कितनी बार देर करें और कितने दिन करें, है ना। तो अक्सर जो लोग जाते हैं जिम, उसमें बहुत सारे खासकर खवातीन का मसला होता है कि उनका मकसद होता है वजन कम करना। तो वजन बढ़ना खासकर खवातीन में सिर्फ जो है वो खाने से या एक्सरसाइज से नहीं होता। वजन बढ़ने की बहुत सारी वजहें हैं, उसमें थायराइडिज्म भी आता है, जेनेटिक फैक्टर भी है, और आपकी लाइफस्टाइल है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले हमें एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करके हमें देखना है कि हमारे बदन में जो हमारा वजन बढ़ रहा है उसके पीछे क्या वजह है ना। पहले हम वजह एस्टेब्लिश करें कि हमारी अपने केस में हर इंसान की वजन बढ़ने की अलग वजह है। कभी किसी का स्ट्रेस है, किसी की जेनेटिक्स है, किसी को ओबेसिटी और किसी वजह से है, सिर्फ खाना नहीं है। तो आप लोग खाना मत छोड़ें, खाना अच्छी तरह हेल्दी खाना लेते रहें, बस ये एश्योर करें कि जो आप जितना खाते हैं और उस कितना खर्चा करते हैं, है ना। आप अच्छे डाइट फिजिशियन से कंसल्ट करें, अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अच्छे थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, और तीनों की राय लेके अच्छा सा अपना प्लान बनाएं, जिससे कि आप और अपना काम, आप किस तरह के काम में इन्वॉल्व है, आपका काम किस तरह का है, तो आपकी बॉडी जो होगी वो उस तरह से आपकी ट्रेन होगी और आपको सही सलाह मिलेगी। ठीक है जी। एक कॉलर हमारे साथ है इंदौर से, अब्दुल मुशाहिद। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ जी मैम। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन है मैम, मेरी वाइफ का बचपन में एक्सीडेंट हुआ था। उनका कुछ सेरेब्रल इंजरी हुई थी, दिमाग का, सर के ऊपर से कुछ पहिया गाड़ी का चल गया था जी। तो जब से बचपन से उनका एक साइड का लंग्स थोड़ा सा वीक है, राइट साइड का। जी हेलो जी, उनको दिमाग चोट लगी थी ना, तो उनका चोट लगी लेफ्ट में तो राइट वीक हुआ होगा। अगर वीक लेफ्ट में चोट लगी तो राइट वीक होगा, राइट चोट लेफ्ट वीक होगा ना। तो होता क्या, हमारा दिमाग जो है वो बायां दिमाग कंट्रोल करता है राइट साइड को और राइट करता है लेफ्ट को, है ना। तो इंजरी दिमाग में होती है, लेकिन दिमाग कंट्रोल बॉडी को कर रहा होता है। तो जो हिस्सा कमजोर हो गया, आप इस तरह समझें कि जो है दिमाग में चोट एक तरह का जलजला है, वो चोट लगी और वो चोट अपने आप में जख्म भर गया, लेकिन उस जख्म होने से जो बॉडी पे असर आया, उसके लिए आपको प्रॉपर एक बार किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखा के उनको असेस कराना है। आपको हो सकता है उनका हाथ मुड़ गया हो या पूरा एल्बो मुड़ता सीधा ना होता हो, कुछ हो कमजोरी पैरों में हो, है ना। तो आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखा के एक बार उनकी ठीक से जांच करा लें, और साथ में एक न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करते रहें और देखें कि अभी कितना स्कोप है। इंशाल्लाह जरूर इतना होगा कि वो अगर अच्छा थेरेपिस्ट होगा तो वो उनको देख के हिसाब से उनको इस तरह ट्रेन कर देगा कि वो सारी चीजें भी नॉर्मल करेंगी और कम से कम उनको प्रॉब्लम होगी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं कश्मीर से, मंजूर अहमद। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मंजूर साहब बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मेरे दोनों घुटनों के कांटे घिसे हुए हैं। अभी इतने ज्यादा घिसे हुए नहीं है। तो पिछले 1.5 साल से मैं इसी बीमारी में बीमारी से जूझ रहा हूँ। काफी दवाई ली है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दवाई खाते खाते मेरा स्टमक भी उसको दवाई को बियर नहीं कर रहा है। काफी परेशानी हो रही है स्टमक में भी, तो कोई फर्क नहीं हो रहा दवाई से और घुटनों में बराबर वही प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जानना चाहता हूँ। अच्छा जी, आजकल ये बीमारी वो है, ये बीमारी नहीं बात, ये बीमारी नहीं है ना, ये एक तरह का वियर एंड टियर है ना। अगर जैसे आप देखिए, अगर आपकी कार का अलाइनमेंट टेढ़ा हो गया तो उसका असर टायर पे आता है। अलाइनमेंट हुआ स्टीयरिंग में टेढ़ा और असर आता है आपके व्हील पे। इसी तरह घुटने हमारे जिस्म के व्हील हैं। अब क्या होता है कि हम लोग अक्सर काम करते हैं बैठ के, तो जो मसल्स हैं आपस में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और मसल धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। मसल कमजोर होने से क्या होता है कि घुटने में दर्द शुरू होता है और हम दवा खा के दर्द खत्म कर देते हैं। तो दर्द मर्ज नहीं है, दर्द तो हमें बताता है कि कुछ मर्ज चल रहा है और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं दवा खा के और दर्द को खत्म। दवा काम करती है, दवा जरूरी है, लेकिन साथ साथ में जो दर्द की वजह है उसको देखना भी जरूरी है। अभी आप परेशान ना हो, अगर आप कह रहे हैं आपका हल्का अभी इतना खराब नहीं हुआ, घुटना का टेढ़ा आपका नहीं हुआ है, तो आप किसी अच्छे दिखा के थेरेपिस्ट को, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जितना आपका घिस गया उसका कोई इलाज नहीं, ना हमारे पास है ना डॉक्टर के पास है, लेकिन अभी जितना आपका बचा हुआ है उसको हम बचा सकते हैं। आपके गोश्त एक ऐसा टिश्यू है कि आप उसे किसी हद तक मुलायम कर दें, फ्लेक्सिबल कर दें, किसी हद तक मजबूत कर दें, है ना। तो अगर आप जो है प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह तो 100% आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे मरीज जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का घुटने कमजोर हो गए और आप वजन चल रहे हैं, घिस रहा है, बस ये है ना। ठीक है, तो आप परेशान ना हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, नईम सैयदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरे घुटने में खट खट बोल के आवाज आती 2 बार। आई बार जब रगा फ्री होते वो घुटने में लेफ्ट साइड में जी वो अकड़ जाते रहते रगा, उसका क्या इलाज है? जी ठीक। तो आप पहली बात तो आपके घुटने जो लुबाब कम हो गया है ना, और आपके घुटने के मसल कमजोर हो गए हैं। दूसरी चीज, 2 एहतियात करना आपको। एक तो आपको नमाज पढ़ना है कुर्सी बैठ के, साथ में अगर आप इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगी, आप बैठेंगी कमोड पे, ठीक है। घुटने के बल बैठना बिल्कुल मना है, चलना फिरना कम है, खड़े कम रहना है, लेकिन साथ साथ में आप एक्सरसाइज करते रहें और जो है सिकाई करें घुटनों की, है ना। ऊंची कुर्सी बैठ के आप वजन बांध के अपने पंजों में और पैर सीधा करें और फैलाएं, सीधा करें और मोड़ें। उससे क्या होगा, आपके मसल मजबूत होंगी। और अच्छे थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें इंशाल्लाह। अभी जो है इतना खराब नहीं हुआ है, घुटने खाली आवाज आना शुरू हुई है। अभी अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर देगी इंशाल्लाह तो बहुत आपको आराम आ जाएगा। बस 2-3 एहतियात ध्यान रखना। हमने आपसे कहा कि एक तो आपको नमाज कुर्सी पढ़नी है, इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना, कमोड इस्तेमाल करना है, साथ में खड़े बहुत देर तक बहुत कम होना है, चलना भी कम है। अभी वॉक नहीं करना है अब आपको, जब तक आपके घुटने फिर से बेहतर ना हो जाए, जब से आवाज आना कम ना हो जाए, ठीक है जी। कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, अशोक कुमार। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार जी, सवाल बताएं। सवाल यह है जनाब कि मुझे सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया वो गर्दन से, वो शोल्डर कंधे में जी। उसके बाद मैंने दवाई की, मैं इधर बत्रा अस्पताल में गया। अच्छा। और मुझे उन्हें फिजियोथेरेपी की 10-12 दिन जी। हेलो जी जी, सवाल पूरा करें। किया मैंने, उधर फिजियोथेरेपी की, दर्द है अब तो, आज तो फर्क है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी बाई मुझे बाजू है कमजोरी लगते हैं, कमजोर है, पड़ते हैं मुझे कमजोरी बहुत आते हैं, ये ऐसा लगता है कि करंट। हेलो परवाज में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहराब अहमद खान, फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर सोहराब, ब्रेक पे जाने से पहले कश्मीर से हमें कॉल किया था अशोक कुमार जी ने। इनका सवाल था कि इनको सर्वाइकल हो गया था, सर्वाइकल पेन, कई सारी इन्होंने फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन इन्हें कुछ बहुत ज्यादा आराम नहीं मिला। जी 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 हाँ, आप ये असल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको बीमारी है। इसमें क्या होता है, गर्दन से कुछ नसें निकल के हाथों में आती है, खासकर 3 नसें होती हैं, और ये भी एक तरह की डिस्क प्रॉब्लम होती है। डिस्क आके नस को दबा देती है। नसें हमारे जिस्म में 2 तरह की होती हैं, एक होता है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या है, एहसास की, कि हमें कुछ, हमने छुआ, किसी ने छुआ, हमें देख भी नहीं तभी पता लगता है कि हमें कोई टच कर रहा है। एक होता है हमें अपना हाथ मूव करना है, यानी कि हमारे दिमाग ने एक नस को ऑर्डर किया और हमारा हाथ मूव कर जाता है। तो अगर ये नसें दब जाए, शुरुआत में क्या होता है, सुन लगता है, हाथ झंझनाहट होती है, दर्द होता है, सुबह उठते हमारी मुट्ठी बंद नहीं होती है ना, इस तरह की परेशानी होती है।
तो इसमें क्या है कि आजकल जो फिजियोथेरेपी है उसमें एक तो है कि मशीनें, है ना, मशीनों का इलाज इतना कामगार नहीं होता, मशीनें आपको फौरी तौर पर आराम देंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो नेक की मसल्स हैं और जो नेक का अलाइनमेंट है वो बहुत ही अल्टर्ड हो जाता है। तो आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट को, आप बतरा के बगल हमारा हॉस्पिटल भी है, अगर आप इसको अच्छी तरह डॉक्टर दिखा के और चेक करा के एक बार इवन कश्मीर में दिखाएं ठीक से अगर आप इसको, तो अभी भी ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है वही जो होने का डिजेनरेशन, कोई बीमारी नहीं है, ये अलाइनमेंट की बीमारी है। अगर अलाइनमेंट सही हो गया इंशाल्लाह तो आपका जो नस, आपका दबाव हट जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद हसनैन। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कह रहा था कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हसनैन जी। तो देखिए मोहम्मद हसनैन साहब, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। अच्छा जी, ठीक है जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे रात को सोता हूँ 11-12 बजे, तो सुबह के टाइम में उठ नहीं पाता, बदन हाथ में बहुत एक आलस सी होती है, चाहता भी कि उठ जाऊं लेकिन उठ नहीं पाता। जी जी, कितनी उम्र है इनकी आपकी? जी, आपकी उम्र बता सकते हैं, कितनी उम्र है? जी, मेरी उम्र है 34। ये क्या आपको दर्द होता, कमर दर्द होता आपको, कमर में? नहीं, पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, उठने को भी एक आलस सी आती रहती है, सोचता हूँ कि अब उठूं, अच्छा, लेकिन फिर जो है उठने का दिल नहीं करता। कभी आपने अपना विटामिन डी चेक कराया है? जी, नहीं करवाया। आपके बदन में अकड़ाहट, सुबह अकड़ते हैं, पूरा बदन आपको अकड़ा लगता है? हाँ जी, एकदम आलस सी, मतलब पूरे बदन हाथ में दर्द होता हाँ, रहता है। एक बार अपना एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी उसका चेक कराया अपना, एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट डॉक्टर दिखा के, आप किसी अच्छे दिखाया ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के आप जो है अपना ब्लड टेस्ट करा लें एक बार, खासकर विटामिन डी और अपना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का चेक कराएं, है ना। अक्सर क्या होता है इस उम्र में, 30 साल के ऊपर की उम्र में एक बीमारी होती है गठिया की, है ना, वो खासकर मेल्स में होती है और बड़ी खतरनाक, सुबह उठ के बदन पूरा अकड़ा होता है, जब थोड़ा चले बोलेंगे आप तो आपको आराम आ जाता होगा ना। तो ये एक बार चेक करा लिया जरूर सर, ठीक है, चेक कराने के बाद फिर दिखाएं इंशाल्लाह और फायदा होगा आपको। हाँ जी। मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, जुबैदा। हेलो बात नहीं। हेलो जी, सवाल से बात नहीं। जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। अरे मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मेरे को अल्सर हो गया था जी, अंदर जख्म है पैर के अंदर पैरों में। जी, तो अल्सर के लिए 2 साल हो गए। अच्छा, अल्सर के लिए आप किसी अच्छे सर्जन को दिखाएं आप जो है ना, खासकर जो प्लास्टिक सर्जन है उनको दिखा के और अच्छी तरह इसका इलाज कराएं। अल्सर का इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी में कम होता है, आप किसी अच्छे सर्जन को कंसल्ट करें और वो प्रॉपर डिब्राइडमेंट करके आपको इंशाल्लाह उससे आराम होगा। ठीक है जी। डॉक्टर सोहराब, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर वो कुछ भी काम कर रहे होते हैं, चल रहे हो, बैठ रहे हो या उठ रहे हो, तो उनकी हड्डियों में से आवाज आती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा हमने कहा ना कि असल में होता क्या है कि हड्डियां जो है, हड्डियां और गोश्त जी, आप समझ लें कि तरह का हार्ड बेड और मैट्रेस है ना। अगर हमारा मैट्रेस काफी मुलायम होगा तो आप उसमें चाहे जो इस्तेमाल करें, कूदें, आपको आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैट्रेस अकड़ गया तो क्या होगा, सीधा इम्पैक्ट जाएगा बेड पे। सेम होता है हमारे केस में, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी आप बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं करते, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना टाइम गुजारते हैं बैठे बैठे, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज इंसान को कुदरत जो दी है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। एक जवान और बुढ़े इंसान में जो फर्क है वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का फर्क है। अगर बच्चा 2 बार 10 बार गिरे उसे कुछ नहीं होता, एक बुढ़ा आदमी ज्यादा हिल जाए उसको फ्रैक्चर होता है। तो फर्क क्या है दोनों में? इंजरी क्यों होगी बुढ़े आदमी को? क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो होता क्या है, हम लोग आजकल स्ट्रेचिंग बिल्कुल करना हमने छोड़ दिया है, हम हर काम बड़े अपनी आसानी, अपनी सहूलियत से करते हैं। तो हमारी बॉडी, वी हैव लॉस्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी। तो जब हमारी मसल टाइट हो जाएगी, जरा सा हिलेगी आवाज आएगी, है ना। तो समटाइम इट इज बिकॉज ऑफ द मसल, कभी कभी क्या होता है मसल के टाइटनेस से आ जाती है, कभी कभी हड्डियां करीब आ जाती हैं। अगर मसल कमजोर हो जाए तो हड्डियों का जो बीच में गैप है उनको मेंटेन रख पाती, हड्डियां करीब आ जाती हैं, और जब हम चलते हैं तो हड्डियां आपस में लड़ती हैं, तो ये आवाज हड्डियों की होती है। तो मसल का टाइटनेस वाली जो आवाज है वो तो थोड़ा करेबल है, लेकिन अगर हड्डी खींचने लगे वो ज्यादा खतरनाक बात है। तो जैसे ही आवाज शुरुआत में क्या होता है, मसल टाइटनेस आ जाती है। अगर आपने उसको इग्नोर किया तो बाद में वो टाइटनेस आपकी हड्डियों की आवाज आएगी। तो आप जैसे शुरुआत में आपको हल्की हुई आवाज आए, उठने बैठते कटकट की आवाज आए, तो आप फौरन अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को और फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी अर्लियर स्टेज में ही मैनेज कर ली जाएगी और आप फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। जी, अगर मैं बैक पेन की बात करूं तो आजकल हर औरत, हर लड़की को बैक पेन होता है, तो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसके लिए कर क्या सकते हैं? असल में आजकल खासकर हम अगर बात करें खवातीन की, तो
आप अगर देखें, आप पास्ट में जाएं तो पास्ट में जब आफ्टर डिलीवरी लेडीज को कहते थे कि अब ये नापाक है, कोई इससे मिल नहीं सकता, कहीं ये जा नहीं सकती, है ना, और उसके लिए सारे इंतजाम घर में होते थे, सब लोग, उसकी पूरी ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब लोग उसकी केयर करते थे, साथ साथ में उसकी मसाज, बेबी की भी और लेडी की मसाज कम से कम दिन में 2 मरतबा होती थी। आजकल क्या हुआ है कि बहुत सारी डिलीवरी जो होती है वो होती है आपकी सीजरियन सेक्शन से, और डॉक्टर ने बिल्कुल मसाज को बिल्कुल बंद कर दिया, जबकि मसाज इज वेरी इफेक्टिव। क्योंकि होता क्या है, डिलीवरी से 2-3 महीना पहले लेडी के जिस्म में एक केमिकल हार्मोन निकलता है, उसका मकसद होता है बॉडी को बिल्कुल लूज कर देना, जिससे कि ब्लड बच्चे पे प्रेशर न पड़ने पाए। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है, अब उस सारे लूज चीजों को फिर से अपनी ट्यून, अपनी टेंशन, अपनी स्ट्रेंथ फिर से अचीव करनी होती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लेडी रेस्ट करे और मसाज करे, करवाए। लेकिन ना आजकल रेस्ट मुमकिन है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती नहीं, न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो सारी बेबी की केयर है, बेबी का फीड है, बेबी की टॉयलेट ट्रेनिंग, सब कुछ लेडी करना होता है, साथ साथ में से अपने घरे काम भी करने होते हैं। उसके अलावा मसाज का कल्चर खत्म हो गया है, तो उससे क्या होता है कि जो लिगामेंट या मसल या टेंडन कैप्सूल लूज हुए वो अपनी ताकत दोबारा ले पाते ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेचारी हमारी जो लेडीज हैं उनको बहुत शुरुआत में बैक पेन शुरू हो जाता है, और जो 30, 35, 40 तक पहुंचते पहुंचते बड़ा खतरनाक रूप ले लेता है, और बेचारी बड़ी परेशान रहती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप बिफोर प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे हैं तब कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लान करें और जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इवन आफ्टर डिलीवरी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और थेरेपिस्ट से मिलके अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें जितनी जल्दी हो पाए, जिससे कि आपको फ्यूचर में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का खतरा न रहे। जी, एक कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, अकील हाशमी। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, मैं बरेली से बोल रही हूँ, तलत फरजाना। जी, तलत फरजाना बात कर रही हैं, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे अभी कुछ दिनों से जो एड़ी के ऊपर जो ज्वाइंट होता है उस पे मतलब डॉक्टर्स को दिखाया है, तो उन्होंने कहा है कि इसकी हड्डी बड़ी हुई है। अच्छा। तो काफी इसमें पेन रहता है, चलने में काफी दिक्कत होती है, और मैं डायबिटिक भी हूँ। अच्छा जी जी जी, ये आपको दर्द जो एड़ी के नीचे होता है या एड़ी जहाँ पे पीछे होता है, एड़ी में पीछे या नीचे? ऊपर, जो एड़ी के ऊपर जो ज्वाइंट है जी, ज्वाइंट जो मूव करता है वो। अच्छा, डायबिटीज, असल डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के सारे हिस्सों को असर करती है, और अभी तक जो इसके बारे में ज़्यादा मशहूर है कि आपकी किडनी, आपका नर्व और आपकी आंखें, हाँ, लेकिन साथ साथ में आजकल देखा गया है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी मसल और आपकी बोन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो इसमें होता क्या है, डायबिटीज़ की वजह से मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। सबसे अच्छा होगा अपने आप काफ मसल की ना जो पिंडलियाँ हैं इनकी आप मालिश करें, और अपने दोनों पैरों को गर्म पानी में, मतलब एक बकेट में पानी भर लें और घुटने तक पैर डुबो के उसमें पंजे को चलाएं, ऊपर नीचे पंजे चलाएंगे, उससे इंशाल्लाह आपको आराम होगा, है ना, क्योंकि ये दर्द की वजह जो है वो टाइटनेस ऑफ काफ मसल है। तो काफ मसल अगर आपकी मालिश करेंगे इसकी और सिकाई करेंगे, इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा आपको। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ है, अकील हाशमी। हेलो 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 मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मैं हमारी एक बेटी है जी, उसकी उम्र है 25 साल जी। तो उसको बचपन में पोलियो हो गया था, लेकिन अभी बिल्कुल छल पड़ गया था वो पैर, लेकिन उसका इलाज वगैरह करने के बाद जो है तो चलने के काबिल हो गई, लेकिन अभी हिटकते लंग है उसके पैर में। अभी पैर स्ट्रेट है, सीधा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा नशोनुमा के एतबार से थोड़ा आधा इंच कम हो गया है जी। तो उसके पैर में लंक है, जैसे चलती है तो हिटकते चलती है, उसका कोई इलाज हो सकता है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं हम। इसका सिंपल इलाज ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मरीज जिनका पैरों में आधा या 1 इंच का फर्क होता है, हम उनकी एक साइड चप्पल ऊंची कर देते हैं ना, या शूज के अंदर जो है उसको सपोर्ट लगा देते हैं, जिससे दोनों पैर बराबर हो जाते हैं ना। एक तो आप ये करिए, है ना, किसी अच्छे आर्थोटिस्ट से मिलके उसकी दोनों पैरों नाप करा के देखें आपकी दोनों में कितना फर्क है। वो क्या करेगा आर्थोटिस्ट, उसके उस साइड वाले पैर, जो छोटे पैर में थोड़ा सा हील को रेज कर देगा ना, तो इंशाल्लाह पैर बराबर हो जाएगा। और जब भी चले वो शूज पहन के चले, उसके सारे शूज में आप करवा दिए इंशाल्लाह, तो जो दोनों में लैंप है। दूसरी चीज क्या करें, आप उसकी कमर की एक्सरसाइज कराएं। कमर पे अगर अच्छी स्ट्रेंथ होगी तो पैरों पे वजन कम जाएगा, तो फ्यूचर में होने वाली इसकी बीमारी, जो घुटना कमजोर है ना, सोचता है फ्यूचर में इसको आर्थराइटिस घटिया हो जाए, है ना। तो एक काम तो करें आप उसकी चप्पल हील रेज कराएं, और दूसरा काम करें आप जो है उसकी बैक की एक्सरसाइज कराएं, जिससे इसकी कमर मजबूत रहे और फ्यूचर में उसको कोई दिक्कत ना आने पाए।
जी डॉक्टर सोहराब, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतें कंफ्यूज रहती हैं कि उस टाइम में वो एक्सरसाइज करें या नहीं करें। देखिए, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ जो है आपकी फिटनेस मेंटेन नहीं करती, एक्सरसाइज कई लिहाज से आपको हेल्प करती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका डाइजेशन, आपका एनर्जी लेवल। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम लोग एक गलत है ना कि एक्सरसाइज कर लोग थकते हैं। एक्सरसाइज करने से जब मसल को इस्तेमाल करते हैं तो मसल अपने लिए खुद एनर्जी पैदा करती है, तो एक्सरसाइज करने से हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ती है ना। तो अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन है तब तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी जब तक आपका डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट आपको अलाउ ना करे। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आप जो है 15 से 20 मिनट, लेकिन एक्सरसाइज आप हल्की करेंगी, आप वॉक कर सकती हैं, आप स्विमिंग कर सकती हैं, है ना, आप साइकिलिंग कर सकती हैं, आपको हल्की एक्सरसाइज के दौरान जो है एक्सरसाइज की जा सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो है आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी जी। डॉक्टर सोहराब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी डॉक्टर परिणीता कौर, फिजिशियन, जो हमें बताएंगी हाइपर टेंशन के बारे में। तो कल देखना मत भूलिएगा हेलो परवाज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आदाब।